तूफानी समेटे रखा हूं, उबालो लपेटे रखा हूं। तूफानी समेटे रखा हूं, उबाले लपेटे रखा हूं। बहुत देखा है जिंदगी, लोगों को आते जाते। बहुत देखा है लोगों को जिंदगी में आते जाते। मैं लोगों को बदलने चला हूं। नमस्कार, जज्बात के दूत हैं नई शख्सियत के साथ। हर एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ मौजूद होते हैं उनकी जीवनी को लेकर के। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ डॉक्टर शेखर अग्रवाल जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर शेखर अग्रवाल जी ने 1975 में एमबीबीएस की पढ़ाई, 1981 में इन्होंने मास्टर्स किया, फिर इंग्लैंड चले गए, वहाँ पे 10 साल पढ़ाई के साथ ऑपरेशंस किया, फिर भारत वापस आए 90s में और भारत के लिए सोचने लगे। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने अपोलो हॉस्पिटल में नी और जॉइंट हिप रिप्लेसमेंट का पहला सर्जरी किया। सर, कैसा रहा है बचपन का जीवन आपका भारत में? बचपन में तो हंसी मजाक खेल कूद में निकल जाता है। कौन सोचता है कि बाद में जाके आप क्या बनेंगे। जिंदगी जैसे जैसे बढ़ती जाती है और गंभीर होती जाती है। तो ये डॉक्टर बनने का सपना किसी ने दिखाया या खुद आ गया आपको? नहीं, एक तो पिताजी से डर था क्योंकि वो मैथमेटिक्स में बहुत तेज थे और उनकी तो इच्छा थी मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। हाँ। क्योंकि उस समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और ये सब तो मालिक होते थे जगह के। लेकिन मैथमेटिक्स में उनसे डरने की वजह से हमने कहा बायोलॉजी ले लें। और बायोलॉजी लेने के बाद फिर उसमें रुचि आने लगी, मजा आने लगा। और बाहर में देखता था किसी को भी प्लास्टर लगे जाता था तो लगता था कि क्या कलाकारी होगी कि प्लास्टर कैसे लगाया गया। तो बड़ी रुचि हो गई कि ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना है मैंने। अच्छा, आपने पहले डिसाइड कर लिया था? 8वीं 9वीं क्लास से मैंने कहा कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है। तो मैं स्कूल में भी डिसेक्शन वगैरह, मेंढक की भी डिसेक्शन हो, कॉकरोच की होती थी और अर्थवर्म की होती थी बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में तो बहुत रुचि से मेरे डिसेक्शन सबको क्लास में दिखाया जाता था। आपको संजीवर्स में गोल्ड मेडल भी मिला? इसीलिए क्योंकि मैं बगैर रुचि से काम करता था, हर चीज में जान लगाता था। तो पापा को अफसोस नहीं हुआ कि आप डॉक्टर बन रहे, आईएएस नहीं बन रहे? नहीं, तो उन्होंने देखा मेरा कि किस तरह से मैं बिजी हो गया, किस तरह से मैंने शोहरत कमाई। उन्होंने आखिर में तो नहीं देखा, लेकिन काफी समय तो देखा कि मेरा लैडर पर मैं किस तरह से अपने प्रोफेशन में आगे गया हूँ। अभी तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स खुद आपके पास आते होंगे चल के। आईएएस भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं, नेता अभिनेता सभी आते हैं। राज के लिए तकलीफ होती है। अगर इफ यू आर गुड पीपल विल कम टू यू। सर, आपने जब इंग्लैंड की पढ़ाई की, जो भारत से कंपेयर में इंग्लैंड इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो आपने भारत आने का क्यों सोचा? इंग्लैंड में पढ़ाई भी की, काम भी सीखा, मजा भी आया, जिंदगी के कुछ उसूल सीखे, अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखा, इंसानियत सीखी। इंसानियत इंग्लैंड में सीखी? इंग्लैंड से सीखी इंसानियत जी। क्योंकि यहाँ पर तो पढ़ाई लिखाई में, हॉस्पिटल में इंसान का इलाज नहीं, डंगर और जानवर के इलाज की तरह से आप इंसान को इंसान की तरह समझ के नहीं इलाज करते थे हम उस समय। आज क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंसान को इंसान की तरह उसके दर्द में दर्द का एहसास लेना, वो इंग्लैंड में सीखा मैंने कि हमारे इलाज से किसी को क्या नुकसान हो सकता है, ये मैंने इंग्लैंड से सीखा। समय की पाबंदी, अपने समय से आना, अपने को रिसर्च करना, अपना डिसिप्लिन, वो अंग्रेजों ने, कोई मजाक थोड़ी था कि पूरी दुनिया पर छोटे से देश ने काम किया था कि कहते थे कि सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ये तो कहा ही जाता था। तो ये उनकी खूबी थी और वो किसी काम के लिए रोते नहीं थे कि जरा सी बात पर रोने पीटे बैठ गए, अपना हाय तौबा मचा दी। अपने काम से काम किया, अपने घर गए, अपने बच्चे संभाले, फैमिली ओरिएंटेड लोग थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपने देश का, अपने देशवासियों की तरह की फीलिंग नहीं आती थी वहाँ पर लोग मुझे मार्केट में जाओ तो पहचानते नहीं थे, जिनके साथ मैं काम करता था। उनके साथ उठना बैठना, उनके अगर मुझे तकलीफ है तो वो मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे, उनके घर में कुछ बुरा हादसा हुआ है तो वो मुझे नहीं बताएंगे। तो लगा नहीं कि अपनापन है कि यहाँ पर जिंदगी बिताई जाए। तो हमने कहा कि अब तो चलेंगे, अपने वतन ही वापस चलेंगे। तो जब भारत में आप आए, आपने अपोलो ज्वाइन किया, पहला हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट आपने किया, उसमें कैसा था भारत, कैसा दिख रहा था और कैसा आपने वो चीज? तब तक तो बहुत बात की बात होगी। अपोलो ने तो स्टैंडर्ड सेट किए मेडिकल हेल्थ केयर के इंडिया में। उससे पहले तो नर्सिंग होम कल्चर थी जहाँ पर औजार सारे नहीं मिलते थे, सब कुछ हमको अपने खरीद के लाने पड़ते थे और ना ही कोई पार्ट्स मिलते थे। तो मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी 90 में। 95 में जब अपोलो खुला तब उस वक्त स्टैंडर्डाइज हो गई ट्रीटमेंट इंडिया में। और उसके बाद तो अब हम बहुत ही आगे निकल गए। अपने हेल्थ केयर जो है थोड़ा महंगा जरूर हो गया है, लेकिन अगर आपको क्वालिटी हेल्थ केयर चाहिए और अमेरिकन स्टैंडर्ड चाहिए तो आपको यहाँ मिलेगी। अब भारत में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। 97 में आपने सन पवन हॉस्पिटल की स्थापना करनी शुरू की। क्या विजन था, क्या इंस्पिरेशन था जिसने आपको ये मजबूर किया कि नए हॉस्पिटल की संरचना करनी है? एक तो मैं
4 अस्पताल में जाता था। तो एक तरह से जैसे फेरी लगाता है कोई डॉक्टर कि जयपुर गोल्डन में सुबह 7 बजे पहुंचे, फिर वहां से निकले घूमते हुए आप अपोलो पहुंचे, फिर शांति मुकुंद हॉस्पिटल ईस्ट दिल्ली में, फिर नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल, शाम को दरियागंज में क्लिनिक। तो ऐसे करते करते 80-90 किलोमीटर तो गाड़ी चलती थी। मेरा लंच खाना और डिनर खाना और पढ़ाई लिखाई करना और सोना सब कार में था। तो ऐसे तो जिंदगी आगे नहीं चल सकती थी और प्रोडक्टिव नहीं थी लाइफ इतनी। तो मैंने कहा कि अच्छा, पेशेंट भी कंफर्टेबल नहीं होते थे कि मैं कहीं चला गया ऑपरेट करके, तो पेशेंट को लगता था कि कब डॉक्टर साहब आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैंने कहा कि कहीं एक ऐसी जगह मिल जाए जो कि मैं पूरा डेवलप करूं, जहां पर आई कैन ले द कार्ड्स एंड कंट्रोल द डील। क्योंकि और अस्पतालों में क्या था, कई बार 2-2 घंटे कोई ऑपरेशन थिएटर पहले का चल रहा है, वो खाली नहीं हुआ, किसी ने 2 घंटे के लिए बुक किया, 4 घंटे ले लिए, तो कई घंटे भी खराब हो जाते थे। तो मुझे वो जचा कि एक ऐसी जगह ढूंढी जाए, तो मुझे यहाँ लगा इस ट्रस्ट के पास इतनी बढ़िया प्राइम लोकेशन है और यहाँ सिर्फ एक आंखों का पुराना एक अस्पताल चल रहा है, जहाँ पर औजार भी जो है बॉयलर में उबल के निकल रहे हैं, जंग लगे औजार, और उस समय वो मोतिया के लिए वो लेंस निकाल के तो मोटा चश्मा देते थे। अरे ये तो मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं है, आज की तारीख में तो फेको है। तो मैंने कहा मॉडर्न ट्रीटमेंट करेंगे सब पेशेंट्स का, चैरिटी पूरी करेंगे जितनी भी करनी चाहेंगे, और एक मॉडर्न अस्पताल बनाते हैं जिसमें सब लोग इलाज कराने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक नया रुख दिया कि हमने कहा कि हम करेंगे वी विल ट्रीट द क्लासेस टू सर्व द मासेस। तो हमने अपने पांव पर ही खड़े होकर ये अस्पताल बनाया, ना कोई गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, ना कोई हमने लोन लिया बैंक से। तो इसलिए आज की तारीख में हमारे पास लायबिलिटी नहीं है। ये 300-400 करोड़ का अस्पताल एक सोसाइटी के लिए एसेट है, और ये अस्पताल इसी दिशा से बनाया, और हमने आपके पास सारी स्पेशलिटीज हो गई, मॉडर्न मशीन्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स तो इतने बढ़िया कि लोग आके देखते थे, मेडिकल कॉलेज में नहीं बनाने के लिए यहाँ पर लेके आके देखते थे कि कैसे बनाए हैं। तो जब आप अच्छी एक व्यवस्था सेटअप करेंगे तो आप अपना इलाज खुद अपना ही नहीं कराएंगे। ये तो बात गलत है ना कि मैं एक अस्पताल चला रहा हूँ और अपने इलाज के लिए मैं अपोलो जाऊँ, तो वो तो बहुत शर्म की बात है। तो मैंने कहा कि अस्पताल अच्छा बनाना है, लेकिन हम सबका इलाज करेंगे। हमारे पास जनरल वार्ड भी हैं, यहाँ फ्री इलाज भी करते हैं, आईसीयू में भी जनरल बेड्स हैं, डायलिसिस में फ्री बेड्स हैं। तो हम जो ना देने के में सामर्थ्य नहीं है, इलाज कराने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसकी मदद पूरी तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से मजा बहुत आ रहा है इसको चलाने में। आपने 2015-16 में 1,25,00,000 पेशेंट को फ्री में ट्रीटमेंट दिए है। 7 करोड़ से ज्यादा पिछले साल आपने ऐसे ही कॉन्सेशन किया। पूरे 7 साल के इसमें 37 करोड़ रुपए माफ कर चुके हैं। ये बर्डन कैसे झेला और कहाँ से इसको मतलब इसको कन्वर्ट? नहीं, हम इसको मानते हैं कि हमारे खर्चों में निकल गया। खर्चों में? हाँ, हम इसको ये नहीं मानते कि हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बात पर विश्वास कौन करेगा। तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि हमने किसको कंसेशन दिया, किसको फ्री ट्रीटमेंट किया। तो हम जो कैश है वो तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो काइंड है उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे? कि हम मान लो 1.25 लाख पेशेंट्स जनरल ओपीडी में फ्री देखे साल में, तो मैं उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता कि कितनी क्वांटम थी वो चैरिटी की। या मैंने 50,000 पेशेंट इमरजेंसी में फ्री देखे, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कुछ दवाइयों को फ्री किया या मैंने कोई ऑपरेशन फ्री किया, उसकी जो फीस लगनी थी वो नहीं ली, तो उसको क्वांटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने करीब 7-8 करोड़ रुपया तो हम अपने सोच ले रहे थे, भाई हम मार्जिन काम, कोई भी अस्पताल जो है अगर अच्छा चलना है तो उसको मार्जिन तो लेनी पड़ेगी, वायबल बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो हम 15% मार्जिन लेके चलते हैं, उसी में से इस खर्चे को अपना मान लेते हैं। अच्छा। तो वो हमारा खर्चा हो गया, बाकी जो है वो अस्पताल आगे चलाने के लिए, नई मशीनरी लाने के लिए, और स्टाफ की सैलरी तो बढ़नी है साहब। डॉक्टर से मैनेजर की तरफ बिना पढ़ाई की कैसे पॉसिबल हो पाया? नहीं, आई थिंक सब हर इंसान के अंदर दिल है। हाँ। और उस दिल को अगर आगे ले आओ और आप कहो कि मैं जो भी सोचूंगा वो अपनी संस्था के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अच्छे के लिए सोचूंगा, जिसके भी जो भी फैसला लूंगा उसमें सबका भला होगा, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो। बन जाते हो, बिल्कुल बन जाते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हाँ। आपको कॉमन सेंस चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली लोगों को किताबों पढ़ने से भी नहीं मिलती। बड़े बड़े IIM में जाते हैं, मुझे इनफैक्ट बुलाते हैं कि आप यहाँ पे क्लास लीजिए। हाँ, लोग आके हमारे सिस्टम देखते हैं, हमने HR डिपार्टमेंट कैसे चला रखा है। आप मानेंगे नहीं, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक नहीं है, फिर भी अस्पताल फुल चलता है। ये हमने गुडविल क्रिएट की है। और अस्पताल तो पूरे मार्केटिंग के 20-25 लोग रखते हैं, हमने एक आदमी यहाँ से मार्केटिंग करने रखा, और अस्पताल 110% ऑक्यूपेंसी पर चलता है। अभी नई अस्पताल की संरचना कर रहे हैं, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा और ऑर्थोपेडिक का हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये भी हमारी एक जमीन थी पुरानी ट्रस्ट की,
जो कि यमुना जी के किनारे प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने। तो वहाँ पर हमने काफ़ी परमिशन ली और वो सब क्लियरेंस मिलने के बाद हमने शुरू की है। तो हमने 3 बेसमेंट बनाई हैं और 8 मंजिल ऊपर बनाया है। एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कर रहे हैं। हाँ, वो पहले ये अस्पताल तो हम 1 साल और लगेगा अभी चालू करने में। यहाँ पर पूरा ऑर्थोपेडिक, एक्सीडेंट, ये सब का काम यहाँ पर ले आएंगे। और नर्सिंग कॉलेज भी हमने कहा कि एक होना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग जो है हेल्थ प्रोवाइडर के लिए सबसे वीक लिंक नर्सिंग होता है। क्योंकि नर्सेज आती है बाहर से, उनका उद्देश्य होता है कि आती जल्दी से पासपोर्ट बनाएं, फॉरेन देशों में अप्लाई करें, और यहाँ से जल्दी का एक्सपीरियंस लेके उनको अच्छी से जॉब मिल जाती है। चाहे वो मिडिल ईस्ट, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, इन सब में नर्सेज की जरूरत रहती है। तो ये लोग निकलती रहती है। तो अगर हम अपना एक कॉलेज बना देंगे तो वहाँ पर हम अपनी ट्रेनिंग भी देंगे और 2 साल कम से कम वो यहाँ पर काम करेंगी, तो वो एक रेगुलर हेल्थ केयर का फ्लो बन जाएगा कि हमारी क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। आपने अभी रिसेंटली बताया था कि एक बार आप हॉस्पिटल पहुंचे और पेशेंट ने वॉमिट कर दिया। हाँ, और कोई था नहीं आपका सिस्टर जो नहीं, पूरा आपने हाथ आगे कर दिया और बोला कि क्या हो गया, डॉक्टर हूँ तो क्या इंसान नहीं। ये फीलिंग हमेशा रखते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि हम सर्जन जो है ना एक बच्चे की तरह होते हैं। कोई ऑपरेशन बहुत बढ़िया किया तो हम उछलते कूदने लगते हैं, शो ऑफ करने लगते हैं, कितना बढ़िया काम किया है। और एक जरा से खराब भी होगा तो एक छोटे बच्चे की तरह अंदर ही अंदर होते हैं। तो ये जो क्या क्या सवाल पूछा था आपने? क्या ये हमेशा आप महसूस करते हैं कि अगर किसी ने कर दिया, हाँ, अब इसमें क्या कर दिया, आप यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अब मैं टीम के साथ राउंड ले रहा हूँ, जब तक पेशेंट के लिए उल्टी के लिए वो बर्तन आएगा तब तक तो सारा बेड खराब हो जाएगा। अगर मेरे हाथ तो 2 मिनट में धुल जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत होगी? तो लेकिन टीम इंप्रेस हो गई कि हाँ भाई मैं कितना बढ़िया डॉक्टर हूँ, और उसके बाद खुद भी फॉलो करेंगे। हाँ, डॉक्टर शेखर जी, अगर मैं आपसे बात करूँ, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आपने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में? उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। कोई दिन ऊपर वाले ने सब दिन एक से नहीं दिए, ठीक है ना। और जिसका उतार चढ़ाव आया तो उतार तो आएगा ही, क्योंकि उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी ऊंची हो जाती है कि जब नहीं हुई तो उसका उतार भी आएगा। लेकिन मेरे लिए तो उतार ऐसा नहीं कहूँगा, मेरे लिए जो सबसे बड़ा दुख होता है जब मेरा कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होता है ट्रीटमेंट के बाद, मेरे इलाज के बाद। ऑपरेशन में देखो 100% तो गॉड की क्रिएशन भी नहीं है। उसकी क्रिएशन में भी कोई आँख एक दूल्हा, लहंगा, बहरा, गूंगा इस टाइप के पैदा होते हैं, कोई पैर टेढ़े होते हैं। तो 100% तो हम भी नहीं कह सकते। तो उसमें दूसरे इंसान का शरीर भी है, वही करने वाला है, वही पार्ट डालने वाला है, लेकिन दूसरे का शरीर अपना अपना तो अलग है ना, उसकी लक भी है। तो जो कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाए किसी को, तो फिर अपने को लगता है कि अपना दिन बुरे चल रहा है, तब बुरे चल रहे हैं। तो क्या डॉक्टर शेखर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इस मनोवैज्ञानिक को लेकर कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा? हाँ, कितनी बार क्यों नहीं जाते हैं जो ठीक नहीं होते। तो फिर एक बार सेकंड ओपिनियन लेने में क्या बुराई है? मैं सेकंड ओपिनियन अपने से और काबिल आदमी के पास भेजूंगा। अगर पेशेंट अपने यहाँ जाएगा सेकंड ओपिनियन के लिए तो वो पता नहीं किसके पास जाए। तो मैं एक बढ़िया सा नाम बताता हूँ और उनको फोन करता हूँ कि जी आप इनके पास जाइए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, और फिर देखते हैं कि शायद क्योंकि उसका नजरिया कोई और होगा। मैं तो आपको रोज देख रहा हूँ, मेरा नजरिया एक ट्यूब की तरह हो गया। मैं दाएं बाएं नहीं देख पा रहा कि अब आगे क्या हो रहा है। इसलिए एक सेकंड ओपिनियन तो मैं बहुत अक्सर लेता रहता हूँ, क्योंकि बड़े ऑपरेशन करता हूँ ना। अगर बड़े जितना बड़ा आप ऑपरेशन करोगे, जितनी बड़ी छलांग समुद्र में लगाओगे, उतना ही आपको डेंजर भी है। डॉक्टर शेखर अग्रवाल की बात करें, लोग डॉक्टर के नाम से चलते हैं, आपको आपके प्रोफेशन भी जानते हैं, लेकिन वो रुचि क्या क्या रखते हैं और इसके अलावा क्या क्या करते हैं, वो सब चीजें क्या होंगी आपकी? देखिए, रुचि तो हर इंसान की होना जरूरी है, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल काम है कि आपको अगर उसमें आपने ब्रेक नहीं लिया तो आप पगला भी सकते हैं। तो एक तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। बहुत घूमता हूँ इन द सेंस के एक तो कॉन्फ्रेंस में जाना, लेक्चर जाना। दिल्ली के बाहर जैसे ही हवाई जहाज में बैठता हूँ, मेरा लगता है सिर के ऊपर से 2 मन वजन रख गया। अच्छा। तो मैं ट्रैवल करता हूँ हॉलीडे में, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, तो अगर दूसरी दुनिया नहीं देखी तो वो नाराज हो जाएंगे ना कि आप एक कुएं में रह के आ गए, वो कहेंगे दोबारा जाओ आप। और एक एक्सपोजर भी मिलता है। एक्सपोजर मिलता है, और अस्पतालों में भी जाता हूँ मैं, और जगहों की काम भी देखता हूँ, तो मीटिंग में जाता हूँ, नई जगह देखने का बहुत शौक है मुझे। तो यही है मेरा मेन शौक। तो और दिन में केवल मतलब ऑपरेशंस के अलावा क्या करते हैं एक्स्ट्रा? गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं? मैं गाने सुनता हूँ सिर्फ जब मैं ट्रेडमिल पर सुबह सुबह भाग रहा होता हूँ। फिटनेस एक बहुत जरूरी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि आपको एज सर्जन मैं 8 या 10 ऑपरेशन रोज के करता हूँ, और अगर मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैं 65th ईयर में हूँ,
और मैं अगर फिजिकली फिट नहीं हूँ तो मैं ये सब काम नहीं कर सकता। तो मेरी वर्किंग 11-12 घंटे रोज की है। अच्छा, 65 साल में आपकी आवाज आज भी हमारे जैसे युवाओं की जैसी है, वो उसका राज क्या है? मुझे मैं शॉक था जब मैं आपको फोन कर रहा था। नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि शायद मेरी बड़ी युवा आवाज है। आपने पहले कहा, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। अपनी बीवी को जरूर कहूंगा कि मुझसे संभल के बात करो। दूसरे पड़ जाएंगे। आपने लव मैरिज किया है डॉक्टर शेखर जी, तो क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे, तो आपका जाहिर है कि जब इकट्ठे पढ़ोगे तो किसी ना किसी से अगर प्रेम हो गया तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हम 10 साल इकट्ठे पढ़े और अब 35 साल हमारी शादी को भी हुए और भी ज़्यादा हो गए। क्या विजन और मिशन रखते हैं अभी आने वाले 10 साल में? देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश जो है, जो सोने की चिड़िया पहले कहलाती थी, वो सोने की चिड़िया अगले 10 से 20 साल में कहलाई जाए। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो हमारे पर टैग लगा हुआ है वो हट जाए हमारे ऊपर से, और हम प्राइमरी रिसर्च, ये नहीं सेकेंडरी रिसर्च के किसी और ने कुछ काम किया हमने भी वही काम किया जी, हमने भी वही काम किया हमारे भी वही रिजल्ट है। कोई प्राइमरी रिसर्च निकले, नई चीजें इजाद हों और हम नई चीजें अपने देश में बनाएं और उनको बना के एक्सपोर्ट करें, जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये सब रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च यहाँ पर हो। हम अपने मेडिकल साइंस के जो हम इतने सारे चीजें बाहर से खरीदते हैं वो इंडिया में बने, उसी क्वालिटी की बने, जिससे कि उनके यहाँ बनने से हेल्थ केयर जो आज की तारीख में अनअफोर्डेबल होती जा रही है वो और अफोर्डेबल हो जाएगी। और हमारे सारे देशवासी अगर इंश्योरेंस करा पाए अपनी हेल्थ का, तो वो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि किसी को अपनी जेब से निकालते हुए वो दिक्कत नहीं आएगी। या लास्ट मिनट अचानक हार्ट अटैक हो गया, एकदम 2 लाख चाहिए आपको, स्टेंट कराना है, बाईपास करना है, तो वो आपकी इंश्योरेंस मैनेज करेगी। तो वो अगर प्रीमियम वगैरह सब गिर जाए और हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो जाए तो मैं चाहूंगा कि बड़ा अच्छा अपने देश में ये सब हो जाएगा। डॉक्टर शेखर जी, भी बहुत सारे लोग ये नी की प्रॉब्लम लेकर के हिप की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है भारत में, वैसी प्रॉब्लम्स वाले लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? या ऐसे उम्र में जो 40-50 की उम्र में है, जो समस्या से झेलने वाले हैं, झेल रहे हैं, उसके लिए क्या एडवाइस है आपकी? क्या करना चाहिए, किस तरीके की दिनचर्या होनी चाहिए आपकी? देखिए, घुटने और कूलों की, खासतौर से घुटने की मैं बात करूंगा क्योंकि घुटने की समस्या ज्यादा है और वो आज की तारीख में ज्यादा इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। हर चीज के रिमोट कंट्रोल, तो पहले तो रामू ही होता था, और रामू और रिमोट हो गया। तो अब टेलीविजन के अलावा आपको अगर एयर कंडीशनर भी चलाना है तो भी रिमोट से, तो आप जॉइंट्स आपके हिलेंगे नहीं, तो आपका वजन भी बढ़ेगा और आपके जॉइंट्स भी दर्द करेंगे। ऊपर से सनलाइट एक्सपोजर चेंज नहीं होता, फिजिकल फिटनेस तो बंद ही होगी क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर पर आज की तारीख में, सब गेम्स भी कंप्यूटर पर खेलते हैं, बच्चे कंप्यूटर पर खेलते हैं, और ऊपर से फास्ट फूड है, तो हर चीज लास्ट में फास्ट हो गई लाइफ में। फास्ट फूड, फास्ट रिजल्ट, हर चीज फास्ट जो है वो आपकी बॉडी को खराब करे अंदर से, मेरे हिसाब से। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्वालिटी आपको जो जैसे ओवरवेट हो जाते हैं, आप मानेंगे दिल्ली में एवरी 3rd पर्सन इज डायबिटिक इस समय। थर्ड पर्सन, हाँ, दिल्ली जो है इस समय डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है। इतना बुरा हाल है क्योंकि ओवरवेट है, स्ट्रेस है और लाइफस्टाइल इतना खराब है। आज की तारीख में आप कंप्यूटर से क्या हुआ है, मोबाइल, आपके मोबाइल और आपके स्मार्टफोन जो है वो हर कुछ कर सकता है। तो योर ऑफिस इज मूव टू योर बेडरूम। पहले तो 5 बजे 7 को ऑफिस बंद हुआ, घर चले गए, अब तो 7 कल ही मिलेंगे। यहाँ तो रात को 2 बजे भी आपको फोन करके कहेंगे ये काम में निकल के दो, और हॉलीडे पर भी जाओ तो भी आपको हो जाएगा। तो वो फैमिली तो बीच पर एंजॉय कर रही है, आप बैठे हैं बिजनेस सेंटर में और कोई रिपोर्ट जब टाइप कर रहे हैं। तो वो प्लेजर ऑफ लिविंग खत्म होता जा रहा है क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस में फंसते जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट में सब कुछ ही बैलेंस हो ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन जो फास्ट फूड है उनमें कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है या फैट ही फैट है, तो उसकी वजह से, और वो सारे टाइप ऑफ फूड है जिनमें हार्मोन भी दिया जाता है, तो उसकी वजह से इतना वेट पुट ऑन कर लेते हैं बच्चे जिनको उतारना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो बैलेंस डाइट नहीं करें आप। बैलेंस डाइट कहेंगे जो घर में आपके लिए खाना बन रहा है वो बैलेंस फूड है। लेकिन बच्चे जो है खाने के टाइम पर पेट भरा हुआ है और उसके बाद वो हंग्री है तो फिर वो चिप्स खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो वो बैलेंस डाइट नहीं है। पिज्जा, बर्गर, चिप्स इज नॉट अ बैलेंस डाइट। तो ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, उनको एरिएटेड ड्रिंक चाहिए, कोक, पेप्सी, स्प्राइट चाहिए, तो वो बैलेंस डाइट नहीं हुई ना। ऊपर से सनलाइट एक्सपोजर नहीं हुआ, फिजिकल फिटनेस नहीं, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इज एज इम्पोर्टेंट एज मेडिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, क्योंकि आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड। आदमी अगर फिजिकल फिट नहीं है तो मेंटली फिट हो नहीं सकता।
अदर वे अराउंड कैन बी ट्रू बट नॉट दिस वे अराउंड। अभी डॉक्टर शेखर जी, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं सही डॉक्टर का चयन करने में, क्योंकि आपका 65 साल से उम्र हो गया है, 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका में, एक सही डॉक्टर का चयन करना हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे करे कोई नॉर्मल इंसान? क्या करें? सही डॉक्टर का चयन करना हो किसी को, ढूंढना हो। हाँ, ढूंढना हो कि मुझे अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डॉक्टर से विजिट करना है। अगर मैं नीट की बात करूँ तो वो चयन कैसे पॉसिबल है किसी के लिए सही डॉक्टर का? बड़ा मुश्किल सवाल कह रहे हो आप मुझे। बहुत मुश्किल सवाल है। ये बहुत मुश्किल समस्या भी है लोगों के लिए। हाँ, मुश्किल समस्या भी। सही एक तो मार्केट परसेप्शन क्या है। अगर आपकी लोकेलिटी में मान लो 5-7 लोग मिल गए कि भाई उन्होंने मुझसे इलाज कराया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आप सही जगह जा रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी तो फिर आपके जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनका भी कुछ मोटिव हो सकता है, या जो मार्केटिंग के हर हॉस्पिटल में आजकल एजेंट्स हैं, तो वो उस तरीके से ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन आई थिंक माउथ टू माउथ अगर आपको पब्लिसिटी मिल रही है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसी के पास जाइए जो आपकी कम्युनिटी में आपको कह रहा है कि मैंने वहां से इलाज कराया, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन, आप जाके मिल गए। आप 10 साल के बाद भारत को कहाँ देखते हैं मेडिकल साइंस में? मेडिकल साइंस तो इम्प्रूव होती ही जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि और जगह नहीं होगी, क्योंकि आज की तारीख में भी मेडिकल टूरिज्म तो है इंडिया में, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहे हैं, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और अफ्रीकन कंट्रीज से और बांग्लादेश से, तो इन सब कंट्री से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन प्रॉपर यूरोपियंस और अमेरिकन जब यहाँ आने लगेंगे तब मैं कहूँगा कि हमारी मेडिकल साइंस उनके लेवल पर एडवांस हो चुकी है। अगर आज के युवा जो मेडिकल प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हड्डी की डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैसे लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? उनको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपका फोकस सही होना चाहिए। फोकस है कि आपको आज की तारीख में सिर्फ हड्डी का डॉक्टर बनना ही इज नॉट इनफ। आपको अपने को ले जाना पड़ेगा कि आपको स्पाइन का बनना है, या जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है, या आपको हैंड सर्जरी करनी है, बच्चों का करना है, वो एक बार फोकस देना पड़ेगा। और दूसरा है एडिक्वेट ट्रेनिंग। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा सर्जन बनने में 10 साल लग जाते हैं एमबीबीएस करने के बाद, और उसके बाद लर्निंग नेवर एंड्स। मैं अगर आज कह दूं कि मुझे सब कुछ आ गया और मैं आप और कुछ नहीं सीखना चाहता, तो मेरा उसमें एंड है। तो इसलिए लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। तो लर्निंग, मैं सबको अपने स्टूडेंट्स है मेरे पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक में, मैं उनको यही कहता हूँ कि लर्निंग इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। सो वी आर ऑल लर्निंग। तो मैं जब पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं कुछ सीख रहा हूँ आपसे। सो एंड एटीट्यूड, सो हैव द राइट एटीट्यूड एंड बी पेशेंट। कोई एकदम जादू की छड़ी नहीं है कि आप ओवरनाइट आज देखा और कल कर लिया, परसों सिखाने लगे। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन में भी आप लेक्चर देने जाते हैं, अभी रिसेंटली आपका वर्कशॉप भी है फॉरेन में। आप तमिलनाडु में एज ए प्रोफेसर हैं, बहुत सारे वाले विजिटिंग प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं जब भारत विश्व के डॉक्टर्स को आप पढ़ते हुए देखते हैं और हमारे इंडिया में जो भारत के डॉक्टर से पढ़ते हुए, दोनों में क्या अंतर है? वहां पर थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, वहां पर सोचने का मौका मिलता है आपके ब्रेन को, तो ब्रेन का डेवलपमेंट मेरे हिसाब से वहां ज्यादा हो पाता है। यहाँ पर जो रोजमर्रा की रट में आदमी फंस जाता है ना, अपने गुजारा चलाने में, अपना किचन चलाने में, अपना कि कल क्या होगा, तो उस चक्कर में जो फंस जाता है वहां पर उन सब चीजों से वो आजाद होता है। तो इसलिए वो समय निकाल पाता है। तो सोचने का जो मौका मिलता है वो अपने ब्रेन का डेवलपमेंट सोचने से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सोचने का फुर्सत ही नहीं, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इतनी सारी बातें बताई। डॉक्टर शेखर ने बहुत बड़ी बातें बोली हैं। अगर आपको सच में मेडिकल प्रोफेशन में आगे बढ़ना है या कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप में फोकस होना। आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं उससे पहले फोकस हो जाइए कि आपको क्या करना है या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप सक्सेसफुल सर्जन बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल सर्जन 10 साल के बिना एक्सपीरियंस से नहीं आएगा। तो पेशेंटली आपको एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक अंडरगोइंग ट्रेनिंग में आपको जाना जरूरी है, ट्रेनिंग का पीरियड ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा, थोड़ा इनोवेटिव होना है। जज्बात की इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं डॉक्टर शेखर की जीवनी हमारे लिए जीवन में बहुत कुछ बता रही है और प्रेरणा स्रोत है। उम्मीद करता हूं कोई इंटरव्यू पसंद आया होगा। नए एपिसोड में नए सक्सेस का मौजूद होंगे। तब तक मुझे और शेखर से को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। It was really so nice talking to you, and the way you expressed everything was like